नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान और आज बात पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव की। पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव के लिए मतदान है। पाकिस्तान में आम चुनाव को लेकर मतदाताओं में बहुत अधिक उत्साह तो देखने को नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान में कुल 10.5 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और पाकिस्तान में कुल 342 सीटें इस बार दांव पर है, जिनमें से 272 सीटों पर सीधे चुनाव होगा, जबकि 70 सीटें रिजर्व हैं। आम चुनाव में 12,570 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए संसद 3,675 और 4 प्रांतीय विधानसभाओं के लिए 8,895 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। इस बार पाकिस्तान में चुनाव में मुख्य लड़ाई नवाज शरीफ की अगुवाई वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच दिखती है। वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी की अगुवाई वाली द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP भी रेस में है। समझेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए कि पाकिस्तान में इस बार के चुनाव के मायने क्या हैं, क्या बड़े वो मुद्दे हैं जिनके आधार पर वहां पर मतदाता इस बार अपने प्रधानमंत्री को चुनने वाले हैं, सेना और कट्टरपंथियों का रोल क्या होने जा रहा है और नवाज शरीफ की वापसी के बाद उनका भविष्य क्या दिखता है। हमारे साथ स्टूडियो में है दिलीप सिन्हा साहब, पूर्व राजदूत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। राना बनर्जी हमारे साथ हैं, पूर्व विशेष सचिव कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार। सर, स्वागत है। स्मिता शर्मा हमारे साथ हैं, उप संपादक द ट्रिब्यून से हैं आप। स्वागत है स्मिता। और फोन लाइन पर पेशावर से हमारे साथ है रहीमुल्लाह यूसुफजई, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत आपका सर हमारे साथ पेशावर से जुड़ने के लिए। शुरुआत में रहीमुल्लाह साहब आपसे करना चाहूंगा, पाकिस्तान में इस बार का चुनाव क्या बड़ा मुद्दा जनता के बीच जिसको लेकर आपको लगता है कि मतदाता अपने मत का इस बार इस्तेमाल करने वाला है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तैयारी हुई है और काफ़ी यहाँ पे हालांकि गर्मी है। पहले कभी जुलाई में हमारे यहाँ चुनाव नहीं हुए, इस बार जुलाई की गर्मी में हो रहे हैं और कुछ सिक्योरिटी के भी खदशात हैं, लेकिन लगता यह है कि कल काफ़ी लोग निकलेंगे और अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक जो इदारा है पिलडेट, जो कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस को देखता है और पार्लियामेंटेरियंस की परफॉर्मेंस को देखता है, उनकी रिपोर्ट आई है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंतजामात किए चुनाव के लिए वो परफेक्ट हैं। वो कहते हैं कि इतने अच्छे इंतजामात पहले नहीं हुए। तो अब देखना यह है कि कल क्या हालात बनते हैं और मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ा मुकाबला है चुनाव में वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इमरान खान की PTI का है। इन्हीं में से कोई जीतेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पर आएगी। सर, यहाँ पर करप्शन इस बार कितना बड़ा मुद्दा दिख रहा है? देखें, कुछ तो यहाँ पे सियासी जो जमातें हैं वो तो काफ़ी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारी कोशिश हो रही है कि इमरान खान को अगला वज़ीर आज़म बनाया जाए। उनके हक में वो कह रहे हैं कि सारी फ़ज़ा बनाई जा रही है, लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और इमरान खान भी कह रहे हैं कि चूँकि उनकी जीत सामने है तो इस चुनाव को मुतनाज़िया कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश हो रही है। ओके सर। लेकिन देखें, फैसला तो जनता ने करना है। जो वोटर्स हैं वो वोट देंगे और फिर जब गिनती होगी, वोट काउंटिंग होगी, तो वो उसको चाहेंगे कि सही मानों में ये काम हो जाए। बिल्कुल सर। तो अब ये है कि पहले तो पाकिस्तान में जो चुनाव हुए तो कभी भी हमने नहीं देखा कि जो हार गया है उसने माना हो कि वो वाकई हारा है। जो भी हारा है उसने कहा है कि चुनाव में रिगिंग हुई है, धांधली हुई है। यानी हारने के बाद आप कह रहे हैं कि आरोपों का एक नया दौर जरूर शुरू होने वाला। मैं लौटूंगा सर आपके पास कुछ और सवालों के साथ, लेकिन इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप सिन्हा साहब। जिस तरीके से चुनाव है और रैली में हमने देखा है इमरान खान कर रहे हैं नया पाकिस्तान का नारा, नवाज शरीफ साहब की पार्टी और लगातार कि मुझे क्यों निकाला गया, मुझे क्यों फंसाया गया। क्या वाकई पाकिस्तान में इस बार आम जनता के जहन में करप्शन एक बड़ा मुद्दा हो सकता है या उससे अलग दूसरे मुद्दे ज़्यादा कहीं भारी हैं? देखिए, करप्शन का मुद्दा जो पाकिस्तान में है उसे तो अधिकतर वहाँ की जुडिशरी ने
उठाया है और उसी आधार पर नवाज शरीफ को बैन कर दिया, प्रतिबंध कर दिया है चुनाव में। मेरे ख्याल से इस वक्त इस चुनाव में मुद्दा करप्शन से अधिक पाकिस्तान में प्रजातंत्र के भविष्य का है, क्योंकि ये जो नया दल आया है इमरान खान का, और उसे जो समर्थन मिला है फंडामेंटलिस्ट पार्टी से, वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। क्योंकि अभी तक 2008 के बाद जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद पीपीपी और नवाज शरीफ की पार्टियां थीं, और उसमें उन्होंने दोनों ने मिलकर प्रजातंत्र की थोड़ी सी एक हवा शुरू की थी। लेकिन प्रजातंत्र पाकिस्तान में एक मियादी बुखार की तरह है कि थोड़े समय के लिए आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। इस दफ़ा फ़ौज तो शायद उसे कमज़ोर कर रही है, लेकिन फ़ौज पीछे है और आगे उन्होंने रखा है जुडिशरी को और कुछ हद तक इमरान खान की पार्टी को और फंडामेंटलिस्ट पार्टीज़ को। तो इस चुनाव का डर यही है कि जो दो प्रजातांत्रिक पार्टियां हैं जो अब बन गई हैं, पहले तो नहीं थी, नवाज शरीफ की पार्टी और पीपीपी, वो दोनों पार्टियां कमज़ोर पड़ रही हैं। तब देखना होगा चुनाव में क्या नतीजे निकलते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम पहले इमरान खान की बात की दिलीप साहब ने, मैं समझना चाहूँगा रजी सर की जिस तरीके से वहाँ पर सपोर्ट मौलानाओं की ओर से और जो कट्टरपंथी दल हैं और परोक्ष तौर पर सेना का हाथ, ये इमरान खान के लिए क्या वो सुटेबल समीकरण या फिर मैं कहूँ नंबर के लिहाज से वो कॉम्बिनेशन तैयार करता है कि वो जीत के रास्ते पर दौड़ पाएं या उस पर आगे बढ़ पाएं? सेना की तरफ से ज़रूर उनको सहायता मिली है। उनके लिए, जैसा कि यूसुफजई साहब ने भी कहा, कि एक एनवायरनमेंट इस तरह का बना जिसमें कि उनको सहूलियत अवश्य मिलेगी, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर पिछले 3-4 साल से संघर्ष किया और इस भ्रष्टाचार के मुद्दे का शुरू में ख़ासकर शहरों में और युवकों के बीच में पाकिस्तान में इसका काफ़ी आकर्षण था। लेकिन उसके बाद ये कुछ धूमिल सा हो गया है। विशेषकर अभी हाल में उनकी पहली बेगम या दूसरी बेगम रेहम खान की किताब में कुछ बातें लिखी गई जिसमें कि उनके चरित्र के ऊपर कुछ बहुत ही संगीन बातें कही गई हैं, और मुझे नहीं लगता कि, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जो इलेक्ट्रेट है उस पर कोई प्रभाव शायद ना पड़े, लेकिन फिर भी ये सोचने की बात है कि जहाँ पर एक छोटे से मुद्दे को लेकर आपने 3 दफ़े चुने हुए प्रधानमंत्री को आपने बहिष्कार कर दिया, उनको घोषित कर दिया कि वो डिस्क्वालीफाइड हैं, उसी के समानांतर जो है इमरान खान साहब के चरित्र के बारे में इतने सारे दब्बों को उछालने के बावजूद भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा न्यायाधीश ने, बल्कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में कहा कि मुझे जो है न्यायाधीशों ने काबिल और मतलब अमीन और ट्रूथफुल और अमीन मुझे माना गया। तो वो इस चीज़ का प्रचार भी उन्होंने किया। तो मैं नहीं समझता कि एक समतल एक ज़मीन दी गई है सारे राजनीतिक दलों को कि आप इस चुनाव में आपस में एक मुठभेड़ करें या लड़ें। तो ये वहाँ की जो प्रजातंत्र है वो उसकी एक छवि को थोड़ा सा धूमिल करती है। ये अटकती हुई प्रगति है प्रजातंत्र की पाकिस्तान में, जो बार बार जो है खतरे में पड़ जाती है। और इसमें था क्योंकि जब बनर्जी साहब कह रहे हैं बिल्कुल कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देखता है, तो कमोबेश ये कहा जाए कि वहाँ की न्यायिक व्यवस्था, अदालतें, जिस तरीके के फैसले आए, सेना, ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, ये टूल है जिसके सहारे इमरान खान को इस वक्त प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन वो कितना क्रूशियल होगा मतदाता के जहन में या उनके वोट को उनके पक्ष में खड़ा करने के लिहाज से? देखिए, जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, एनिमल फार्म का जो मशहूर लाइन है कि ऑल मेन आर इक्वल बट सम मोर इक्वल देन अदर्स। ये कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है पाकिस्तान में इस दफ़ा। काफ़ी एक ऐसा बड़ा तबका है जिन्हें लग रहा है कि ये पहले से ही रिग्ड चुनाव हैं, जहाँ पहले से शायद परिणाम तय करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मंशा है कि जब आप पंजाब में रूल नहीं करते हैं तो फिर फेडरली रूल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पंजाब में अगर आप देखें तो अभी भी शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, लगभग 66 साल के हैं, और उन्होंने अपने कार्ड्स बड़े सोच समझ के खेला हुआ है। सीधे सीधे तौर पर नवाज शरीफ के तौर पर वो सेना से बिल्कुल नहीं भिड़ जाते हैं, वो थोड़ा संभल कर बोलते हैं। तो उनकी अभी भी जो मौजूदगी है वो स्ट्रांग नज़र आ रही है। नवाज शरीफ इस वक्त अपनी
बेटी मरियम के साथ जेल में बने हुए हैं, उनकी तबीयत खराब है, फिर भी वो हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं है अगले 24 घंटे तक, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे शायद उनको सिंपैथी फैक्टर भी और मिलेगा लोगों के बीच में। जो ज़रूरी बात है, जो आपने पहले सवाल पूछा दिलीप जी से, और दिलीप जी ने जिक्र भी किया, मैं उस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल ज़रूर किया गया है इस दफ़ा राजनीतिज्ञों पर लक्ष्य साधने के लिए, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो खुद पाकिस्तान की लोकतंत्र का है, क्योंकि 2008 में सबसे पहले जब पीपीपी और पीएमएलएन ने हाथ मिलाकर सरकार बनाई थी, 2013 में जो चुनाव हुए थे, जिसको मैंने ग्राउंड पे कवर किया था 10 दिन तक, वो एक बहुत ही सकारात्मक कैंपेन था, लोग अपबीट थे, लोगों के बीच में एक भरोसा था कि सही में शायद पाकिस्तान में एक लंबे सिरे से जो मिलिट्री रूल चले आ रहे थे या बार बार रहकर तख्ता पलट हो जा रहे थे सेना की तरफ से, वो शायद होना बंद हो गया है, क्योंकि वो सिविलियन ट्रांजिशन पहली बार हो रहा था पाकिस्तान के 70 साल के इतिहास में। बिल्कुल। तो जिसकी वजह से, और उन चुनावों में मैं आपको बताऊं, भारत कोई मुद्दा नहीं था, कश्मीर किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में कोई मुद्दा नहीं था, पीटीआई में एक नई ऊर्जा थी जो आम आदमी पार्टी में उन दिनों अरविंद केजरीवाल में देखने को मिल रही थी। मुझे याद है कि जब मैं लाहौर पहुंची थी चुनाव कवर करने के लिए, उसी वक्त वो हादसा हुआ था जब इमरान खान एक चुनाव रैली के दौरान स्टेज से गिरकर जख्मी हो गए थे, लेकिन पूरा माहौल फिर भी जो है वो डेवलपमेंट, प्रशासन, गवर्नेंस के मुद्दों पर था। इस वक्त मूड बेहद डार्क है, हमले हुए हैं उम्मीदवारों पर। आपकी जो ऐसी पार्टियां हैं, अल्लाहू अकबर तहरीक या फिर पाकिस्तान लबैक तहरीक, जो अल्लाहू अकबर तहरीक है, दरअसल जो हाफिज सईद की पार्टी है, जमात उद दावा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पहले मुस्लिम MML की तरफ से मुस्लिम मिली लीग बनाने की कोशिश की गई, जिसको पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दिया, उसको अलाउ नहीं किया चुनाव लड़ने के लिए। उसी को रीमेक करके जो है आज ऐसे कई सारे ऐसे उम्मीदवार इस वक्त चुनावी अखाड़े में हैं जो संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों की सूची में जिनके नाम मौजूद हैं, और जिनको लेकर हियरिंग चुनाव आयोग ने अगस्त के आखिरी वीक में जो है इस वक्त टाल दी है, तो बाद में जाकर उस पर फैसला किया जाएगा। तो ये, और जो सबसे बड़ी जो नारे लगे हैं पिछले दिनों में कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है खुद पाकिस्तान के अंदर, कि आप सीधे तौर पर मिलिट्री और ISI पर जो वहाँ जर्नलिस्ट पर हमले हुए हैं पिछले दिनों में, और अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद आधे से ज़्यादा खबरें इस वक्त बाहर नहीं आती, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, डॉन अखबार हो, जियो न्यूज़ हो, उस पर भी पूरी तरीके से हमले हुए हैं। तो सॉफ्ट कू की बातें की जा रही है, रिगिंग की बात की जा रही है, माहौल बेहद नकारात्मक है इन चुनावों के लिए। यूसुफजई साहब, बहुत अहम ये, जैसे कि स्मिता ने कहा, जो कि खुद 2013 में उस चुनाव के दरमियान वहाँ पर मौजूद थी, कवर किया था उन्होंने लंबे वक्त तक वहाँ पर, क्या इस बार टोन जो है, जो मुद्दे हैं, जो भाषा है दलों की, वो बदली हुई है 2013 से, और कितनी बदली हुई है? और कुछ ऐसे संगठन जो कि आतंकवाद को प्रश्रय देने या फिर अघोषित तौर पर उसके साथ जुड़े रहने के चलते पार्टियों के तौर पर सामने आए हैं, जिनकी सुनवाई अगस्त के बाद करने की बात कही गई है, ये कहीं एक बड़े बदलाव के तौर पर दिख रहा है अगर पाकिस्तान की राजनीति को समझें तो? जी बिल्कुल, 2013 में तो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान की पार्टी है, वो बिल्कुल नई सामने आई थी, मशहूर हुई थी, और उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसने सबको हैरान कर दिया था। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ की पार्टी जीत गई थी और उनकी सरकार मरकज में और पंजाब में बन गई थी। पंजाब ही सारा फैसला करता है। पंजाब तकरीबन 54-55% है पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, तो वहाँ पे जो पार्टी जीतेगी वही सरकार बनाएगी मरकज में। और इस बार भी असल मुकाबला पंजाब ही में है, और वहीं पर PMLN और PTI का मुकाबला है। तो देखिए, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार इमरान खान ने रिजल्ट को नहीं माना था, और 2014 में अगस्त में उन्होंने अपना धरना या प्रोटेस्ट 126 दिन के लिए इस्लामाबाद में किया था, ताकि वो चुनाव जो है फिर से हो जाए। लेकिन ये है कि जैसे भी था, PMLN नवाज शरीफ की सरकार ने अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी कर दी है। अब की बार इमरान खान कह रहे हैं कि वो एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। 5 साल उनकी सरकार रही खैबर पख्तूनख्वा में, वो यहाँ पे नया पाकिस्तान नहीं बना सके जो उन्होंने वादे किए थे। लेकिन अब ये है कि नौजवान जो है, यूथ, उनकी बड़ी मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान के साथ है जी। और ये काफ़ी जो नए वोटर बने हैं वो नौजवान हैं, और लगता ये है कि इनमें से मेजॉरिटी जो है वो PTI को वोट देगी। तो मेरे ख्याल में कुछ बदला नज़र आ रहा है,
और ये जो आपने जिक्र किया, ये कुछ जो रेडिकल सेक्टेरियन पार्टीज हैं, जिस तरह लबैक की तहरीक है या अल्लाह अकबर पार्टी वगैरह है, ये स्पॉयलर्स हैं, ये वोट खराब करेंगे, इनका जीतने का कोई चांस नहीं बनता। ये नवाज शरीफ की PMLN का भी वोट खराब करेंगे, और जो पहले से पाकिस्तान में मजहबी सियासी जमातें हैं जो कि पीसफुल कैंपेन करती हैं और पार्लियामेंट में रही हैं, उनके भी मेरे ख्याल में वोट खराब करेंगे। तो जी जनाब, मैं माफ़ी चाहूँगा, आप जो बात कही मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूँगा कि किस तरीके से स्पॉयलर की भूमिका में ये दल होंगे जिनको किसी मकसद या फिर साजिश के तौर पर वहाँ पर प्लान किया गया है। दिलीप साहब, दूसरी चीज़ मैं आता हूँ नवाज शरीफ साहब का लौटना और जिस तरीके के हालात के बीच में लौटे हैं। कहा जा रहा है कि सहानुभूति की नाव पर सवार होकर वो असेंबली तक पहुँचने की, उनकी पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश है। कितना दम देख रहा है, और वो तब जबकि पंजाब या सिंध हम जानते हैं कि वहाँ का जो एक फोर्स है वही तय करेगी कि असल में कौन असेंबली तक पहुँचेगा। हाँ, नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा दाव खेला है क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। उनकी पत्नी वहाँ अंतिम सांस ले रही हैं लंदन में, लेकिन उन्हें छोड़कर वापस पाकिस्तान आए वो और जेल गए जहाँ के उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। तो ये दाव उन्होंने खेला है दो बातों के लिए, एक तो सहानुभूति कि सिंपैथी फैक्टर हो, और दूसरा एक कि वो एक दमदार कैंडिडेट हैं, उनके अंदर हिम्मत है सेना के साथ टक्कर लेने की और जेल जाने की। तो इन दोनों फ़ायदे को ध्यान रखते हुए मेरे ख्याल से नवाज शरीफ ने समझा है कि उनका वापस आना अच्छा था, ज़रूरी था, और ये इलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, इसलिए इस समय अपनी पार्टी के साथ रहना और उन्हें दिखाना कि वो यहाँ पर आकर उनके साथ हैं, कार्यकर्ताओं के साथ, वो भी पार्टी के हौसले के लिए बहुत ज़रूरी था। जैसे मैंने कहा कि PPP तो बहुत कमज़ोर पड़ गया है इस दफ़ा, तो इन दोनों पार्टियों में जिनके सहारे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वापस आई थी, उसमें नवाज शरीफ का रहना ज़रूरी है पार्टी के लिए। और अगर उनकी पार्टी पंजाब में कम से कम अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय प्राप्त होगा नवाज शरीफ को ही और उनके इस निर्णय को कि वापस आए। है ना सर, क्योंकि पंजाब और सिंध ये दोनों ही बहुत ही क्रूशियल माने जा रहे हैं इस चुनाव में भी, और हर बार हमने देखा है नवाज शरीफ का वहाँ पर एक अच्छा, मैं कहूँ कि दबदबा रहा है, उपजाऊ ज़मीन है राजनीतिक तौर पर उनके लिए। लेकिन जिस तरीके के आरोप लगे और उसके बाद उनका वापस लौटना कितना मजबूत कर रहा है उनकी पार्टी को, और वहाँ पर इमरान खान का जो बढ़ता दखल है प्रबुद्ध यूथ के बीच में, क्या उसको वो रिजेक्ट कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इस बार वो कर पाएंगे, क्योंकि जो बहुत प्रमुख संस्थाएं हैं पाकिस्तान की, जो वहाँ की अधिष्ठान की संस्थाएं हैं जैसे सेना है या न्यायपालिका है, ये दोनों उनके खिलाफ हैं। वो असली जो प्रमुख मुद्दा है जिसके कारण कि वो उनको बेदखल किया गया सत्ता से, वो ये था क्योंकि उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए थे अपनी, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था डॉन को 12 मई को, उसके पहले भी पिछले साल 2016 में अक्टूबर में जो डॉन लीक्स केस के नाम से प्रख्यात हुआ, उसमें उन्होंने चुनौती दी कि इस मुल्क में 2 सेंटर पावर के बने हुए हैं, ये चल नहीं सकती, ये एक ही सेंटर होना चाहिए। जो वोट को इज्जत दो वाला जो उनका नारा है, उसका मुद्दा यह है कि भाई एक ही सेंटर ऑफ पावर होना चाहिए, जो कि सिविलियन पॉलिटिकली इलेक्टेड सेंटर हो, ये नहीं कि पीछे से शासन कोई और चलाए। सैनिक, उनका इशारा जो है वो सैनिक नेतृत्व के प्रति था, और यही मुद्दा जो है उनको उनके लिए खतरा बन गया, क्योंकि फिर सेना की जो सामूहिक नेतृत्व है वो उनसे नाराज़ हो गई इस बात पर, और बहुत जोर से नाराज़ हो गई जिसको कहते हैं। और उन्होंने तय कर लिया कि किसी हालत में भी जो है इस पार्टी को, जिसका कि नेतृत्व इस तरह की बात करता है, उसको फिर से हम सत्ता में आने नहीं देंगे। लेकिन क्या पब्लिक के बीच में भी सेना को लेकर नाराज़गी, जिसका लाभ नवाज शरीफ की पार्टी को मिल सकता है? पब्लिक में ये म्यूटेड वे में, ये दबी वे में ये फीलिंग रहेगी, लेकिन इसको उजागर करना एक आंदोलन के रूप में, इसमें वो असफल रहे हैं। क्योंकि पंजाब में कहिए या पाकिस्तान में कहिए, रास्तों में आम जनता का इस तरह के नेतृत्व में आना केवल हम लोगों ने जब इफ्तिकार चौधरी को चीफ जस्टिस पद से उठाना था, उसके अलावा इस तरह का आंदोलन हम लोगों को नज़र नहीं आया। तो ये इस बार वो नहीं कर पाएंगे। ओके, इसमें एक तीसरा फैक्टर अगर मैं बात करूं बिलावल भुट्टो की पार्टी,
कितनी ज़मीन उनकी दिख रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 30 से 35 सीटें जहां पर उनका प्रभुत्व या फिर वो दमदार तरीके से लड़ रहे हैं, और क्या ये 30 से 35 सीटें क्रूशल भी हो सकती हैं नतीजों के लिहाज से? इस बात की चर्चाएं हैं। अगर आप इस वक्त वहाँ जो अंदरूनी सर्वेक्षण किए जा रहे हैं अगर देखें तो कुछ सर्वेक्षण ये कह रहे हैं कि शायद किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं बिलावल भुट्टो, जो खुद 29 साल के हैं, एक बिल्कुल सियासी ख़ानदान से उनका नाता है। पीपीपी की हालत जो है वो बेहद ही ख़राब हो गई थी पूरी तरीके से पिछले कई सालों में, ख़ास करके जरदारी साहब जब राष्ट्रपति बने और उसके बाद उनके पिता आसिफ अली जरदारी पर भी तमाम तरह के आरोप लगे थे। उनको मिस्टर 10% कहा जाता था उनके जब वो नौजवान हुआ करते थे, जब बेनज़ीर भुट्टो भी उन दिनों वो शहीद नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर है कि बिलावल भुट्टो ने इस बार अपनी पीपीपी के कैंपेन को दोबारा से एक ऊर्जा ज़रूर दी है, एक जोशो खरोश जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि रैलियों में काफी भीड़ भी रही है। रैलियों में भीड़ आ रही है। उनकी जो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक उनसे जो खिसक रही थी, ऐसा लग रहा था कि बिलावल भुट्टो को सुनने के लिए वापस जरूर आ रही हैं। लेकिन किंग मेकर होकर क्या वो इमरान खान सरी के किसी शख्स से हाथ मिलाएंगे, ये फिलहाल नहीं पता, क्योंकि उनकी ज़्यादा कंफर्ट लेवल एक तरीके से पीएमएलएन के साथ होगी। देखिए, इमरान खान कि जो पाकिस्तान में हाउस होल्ड नाम बने बतौर क्रिकेटर, क्रिकेट कप्तान के तौर पर, उन कप्तानी के दिनों से लेकर आज तक, जिस बात का राना साहब ने जिक्र किया रेहम खान की किताब का, उसका असर बहुत ज़्यादा हद तक नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी रही है पाकिस्तान। वहाँ आप औरतों के साथ आपका ताल्लुकात क्या है, आपका रवैया क्या है, वो बहुत ज़्यादा इलेक्शन का मसला नहीं बनने वाला। भले ही वो हम और आप जैसे एक इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट में हम इसको लेकर चर्चाएं कर लें, सवाल खड़े कर लें, लेकिन इमरान खान वही शख्स हैं जिनको आप देखिए, जो शुरुआती धरना के बाद जो उन्होंने गवर्नेंस के मुद्दे पर धरनाएं की थी, आज केपीके में 5 साल की उनकी सरकार रही, वहाँ की असेंबली में ना कोई स्कूल कॉलेज हुए, वहाँ उन्होंने बाकायदा एक्सट्रीमिस्ट जो चरमपंथी ताकतें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिए हैं। उनका ये बयान था कि तालिबान का जो भी अमेरिकी सेनाओं पर हमला है उसका औचित्य है, तो वो वैसा बयान है जो पाकिस्तानी सेना को खुश करता है। तो आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस के मद्देनज़र पाकिस्तानी सेना अगर तख्ता पलट नहीं करना चाहती है, सॉफ्ट कू के लिए निश्चित रूप से अगर उन्हें कोई पपेट बंदा चाहिए, ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान इस वक्त एक बेहतर उम्मीदवार होंगे। हो सकता है अगर वो चुन जाए, प्रधानमंत्री वजीर आजम बन जाए, उसके बाद उनका रवैया बदल जाए। आने वाले वक्त में क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन इस वक्त अगर आप बाकी सारे उम्मीदवारों को देखें तो उसमें लगता है कि इमरान खान का जो रवैया है, कम से कम क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है आज की तारीख में शायद यही चाह रही है कि जो भी अब नई सरकार आए वो सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी मसलों पर इस वक्त ध्यान दे। आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, बस बना रहे हैं, गवर्नेंस बना रहे हैं, विदेश नीति और डिफेंस का मामला हो वो आप पूरी तरह से सेना को छोड़ दें। आप सेना को ये ना कहें कि उनकी बजट में कटौती करना है या फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी है। ओके दिलीप सर, एक क्लोज कमेंट में चाहूँगा कि जिस तरीके से चुनाव है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, क्योंकि सभी की निगाहें यहाँ पर लगी हुई हैं, भारत के नज़रिए से भी क्या बड़ी चीज़ मायने दिखती है? क्योंकि कई अमेरिकन रिपोर्ट्स और जो दूसरी यूरोपियन मैं कहूँ कि मीडिया है, वहाँ पर आ रहा है कि क्या ये चीन की तरफ झुकाव की तरफ रेफरेंडम होगा, या फिर बाजारवाद की तरफ बढ़ने की कोशिश होगी, या फिर लोकतंत्र को बचाने की तरफ पाकिस्तान बढ़ेगा? देखिए, अगर चुनाव में इमरान खान जीतता है तब तो उम्मीद बहुत कम है कि लोकतंत्र की ओर झुकाव होगा या भारत के साथ संबंध सुधारने की किसी प्रकार की संभावना है। अगर किसी कारण से नवाज शरीफ की पार्टी जीत जाती है तब थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है, जैसा अंदाज़ लगा रहे हैं लोग, उसमें नहीं लगता है कि नवाज शरीफ की पार्टी को सरकार बनाने की स्थिति में होगी। वो अगर सरकार बनेगी तो इमरान खान और कुछ फंडामेंटलिस्ट पार्टीज मिलकर के सरकार बनाएंगी, और चीन का दबदबा तो रहेगा ही पाकिस्तान के ऊपर, वो तो कम नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर फैटका के सैंक्शंस हैं, वो पैसे को लेकर के टेररिस्ट फंडिंग के ऊपर लेकर, तो वो दबाव रहेगा पाकिस्तान के ऊपर। इसलिए अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की संभावना बहुत कम है। तो पाकिस्तान चीन के ऊपर निर्भर करता रहेगा, और भारत के साथ संबंध अभी खास अच्छे नहीं है और कुछ सुधारने को आसार नजर नहीं आ रहे। आप सर आखिर वहाँ की पाकिस्तान की जनता क्या हासिल करना चाहेगी चुनाव से? जनता तो ये चाहेगी कि प्रगति हो, प्रजातंत्र की तरफ प्रगति हो। सिविल सोसाइटी नहीं चाहती वहाँ पे कि आर्मी फिर से दबदबा अपना बनाए या बढ़ाए, लेकिन खुलेआम इस भावना को प्रकट करना जनता के पक्ष में कोई ऐसा एक आंदोलन की हैसियत से लाना, मैं नहीं समझता कि ये अभी संभव है पाकिस्तान में। तो इससे ज़्यादा हम उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम मसले पर चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात आप दर्शकों के सुझाव और आपके कमेंट की।
23 जुलाई को अपने कार्यक्रम दिखाया था भ्रष्टाचार पर लगाम, जो कि एंटी करप्शन अमेंडमेंट लॉ पास हुआ है राज्यसभा से। उसको लेकर दिव्या सिंह लिखते हैं कि राज्यसभा टीवी एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जो कि आम आदमी के जानने का अधिकार है। कभी भी अगर कोई उनसे रिश्वत मांगे तो वो ना दें और ना ही किसी परिस्थिति में लें। बिल से ज्यादा ये जरूरी है कि लोग जागरूक हों। हमारे एक और दर्शक हैं गौरव, जो कि लिखते हैं कि जो लोग कोचिंग के लिए असमर्थ हैं उनके लिए देश देशांतर कार्यक्रम फायदेमंद है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों के लिए। मैं एक छोटे शहर से हूं और इसके बावजूद राज्यसभा टीवी के जरिए मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का यूं ही अपनी राय, सुझाव, आलोचना भेजते रहिए। कार्यक्रम में शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों को हम पूरा करें। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।